नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद वर्मा, ज्ञान दैनिक क्लासेज ऑनलाइन। तो आज हम पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है और उसको हम पढ़ेंगे, वह है वर्नर का उप सहसंयोजी सिद्धांत। देखिए दोस्तों, हम इस समय पढ़ रहे हैं उप सहसंयोजी यौगिक भाग 4। तो आज हम महत्वपूर्ण तथ्य को पढ़ेंगे जो हमारा है क्या, वर्नर का उप सहसंयोजी सिद्धांत। आइए हम इसको समझते हैं। इसको समझने के पहले अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा था उसको एक बार पुनः आप लोग के समक्ष हेडिंग के रूप में बता रहा हूँ। आप लोग अगर वीडियो को नहीं देखेंगे, यदि जो बच्चे इस वीडियो 4 को देखेंगे, मतलब वीडियो लेक्चर 4 से ज्वाइन करेंगे, उनके समझ में ये हेडिंग कम आएगी। इसलिए आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि आप लोग पुराने वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो आइए हम बात न करते हुए हेडिंग की शुरुआत करते हैं। तो वर्नर का उप सहसंयोजी सिद्धांत, आप कहोगे वैज्ञानिक अल्फ्रेड वर्नर। कौन है? वैज्ञानिक अल्फ्रेड वर्नर। अल्फ्रेड वर्नर। ये बात कब की है? ये बात है आपकी 1893 की बात है। तो देखिए, वैज्ञानिक अल्फ्रेड वर्नर ने 1893 ईस्वी में उप सहसंयोजी यौगिकों की रचना को समझाने के लिए अपना एक सिद्धांत दिया, जिसे हम वर्नर का उप सहसंयोजी सिद्धांत कहते हैं। तो सुनिए, आप कहोगे वैज्ञानिक अल्फ्रेड वर्नर ने 1893 में उप सहसंयोजी यौगिकों की संरचना को समझाने के लिए एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे हम वर्नर का उप सहसंयोजी सिद्धांत के नाम से जानते हैं। आइए हम समझते हैं कि वर्नर के उप सहसंयोजी सिद्धांत के अनुसार क्या क्या बातें आती हैं। तो हम इसको देखेंगे कि वर्नर के उप सहसंयोजी सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है जो उसको देखिए, हम कहेंगे कि संकुल यौगिक जो बनाने वाली धातुएं होती हैं, संकुल यौगिक बनाने वाली जो धातुएं होती हैं वो प्रायः द्विवैलेंसी अर्थात डाई वैलेंसी बोल सकते हैं आप। तो कहोगे आप द्विसंयोजकता का गुण दिखाती हैं, संयोजकता का गुण दिखाती हैं, या डाई वैलेंसी तो हम कहेंगे वर्नर के पहले पॉइंट के अनुसार कि जो धातुएं होती हैं अर्थात उप सहसंयोजी यौगिक को बनाने वाली जो धातुएं होती हैं वो प्रायः डाईवैलेंसी अर्थात द्विसंयोजकता का गुण दिखाती हैं। इससे ही हम पहला पॉइंट कहेंगे। तो पुनः ध्यान दीजिएगा, आप कहोगे वर्नर के सिद्धांत के अनुसार पहला पॉइंट यहाँ पर यह होगा कि जो संकुल यौगिक को बनाने वाली धातुएं होंगी वो प्रायः डाईवैलेंसी अर्थात द्विसंयोजकता का गुण दिखाती हैं। आइए हम देखते हैं इनका दूसरा पॉइंट क्या है जो वर्नर ने बताया। तो आप कहोगे कि इन्होंने बता दिया कि जो धातुएं होती हैं वो द्विसंयोजकता का गुण दिखाती हैं, जिसमें पहला होगा आपका प्राथमिक संयोजकता और दूसरा होगा आपका द्वितीयक संयोजकता। तो हमने इन दो पॉइंटों को समझा। अब हम कहेंगे कि बात आती है प्राथमिक संयोजकता क्या होती है और द्वितीयक संयोजकता क्या होती है। आइए हम इनको भी समझते हैं। तो हम कहेंगे कि प्राथमिक संयोजकता वह संयोजकता है जिसमें या जो धातुएं रियल में दिखाती हैं अर्थात धातु की वास्तविक संयोजकता होती है। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं CO और यहाँ पे है आपका COCl3 मान लेते हैं। तो यहाँ पे ये आपका जो है कोबाल्ट, यहाँ पर जो कोबाल्ट है इसकी प्राथमिक संयोजकता 3 होगी। कितनी होगी? इसकी प्राथमिक संयोजकता, कोबाल्ट की प्राथमिक संयोजकता क्या होगी? 3 होगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3, क्योंकि कोबाल्ट से 3 बार क्लोरीन जुड़ा हुआ है। कोबाल्ट से क्या जुड़ा हुआ है? 3 बार क्लोरीन जुड़ा हुआ है।
यदि हम इसे ऐसे लिख दें CONH3 6 टाइम Cl3, इसको न लिख करके हमने ऐसे लिख दिया, तब क्या होगा, कोबाल्ट की जो प्राथमिक संरचना है वह कितनी होगी, 3 होगी, लेकिन जो कोबाल्ट है उसी की द्वितीयक संरचना कितनी होगी, यहाँ पर होगी आपकी 6, क्योंकि अमोनिया आपका 6 बार जुड़ा हुआ है। लेकिन एक बात का ध्यान देना, अमोनिया यहाँ पर लिगेंड के रूप में कार्य करता है। अमोनिया यहाँ पर क्या है, लिगेंड है, और ये क्या है, ये आपके आयन है, आयन है। तो हमने इस बात को भी समझा कि जो धातुएं होती हैं वो प्रायः द्विसंरचना का गुण दिखाती हैं, जैसे यहाँ पर CONH3 और Cl3। तो यहाँ पे प्राथमिक जो संरचना है वो क्या है आपकी, वो है आपकी 3 बार क्लोरीन जुड़ा है डायरेक्ट कोबाल्ट से, अतः इसकी 3 होगी संरचना, और दूसरी संरचना कितनी है, 6 होगी, क्योंकि यहाँ पे लिगेंड कितनी बार जुड़े हैं, 6 बार जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार हम एक और देखते हैं, यहाँ पर PT, यहाँ पे है आपके सामने PTNH3, उसके बाद है आपका Cl4 टाइम्स। अब देखिए क्लोरीन क्या है, ऋणावेशित आयन है, अर्थात यह क्या है, आयन है। तो Cl कई बार है, 4 बार है। जब Cl 4 बार है, इस प्रकार लिखा गया है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, तो प्राथमिक वैलेंसी इसकी होगी 4, मतलब यहाँ पे लिख रहे हैं फर्स्ट, मतलब प्रथम वैलेंसी 4 होगी। और यहाँ पे अमोनिया कितनी बार है, अमोनिया है आपका 6 बार। जब अमोनिया आपका 6 बार है तो दूसरी जो वैलेंसी होगी कितनी होगी आपकी, 6 होगी। तो हमने इसको भी समझा, यहाँ पर ये बात को समझा। तो आप कहोगे कि जो वर्नर का उपसहसंयोजी सिद्धांत है, इसके अनुसार जो धातुएं होती हैं वो प्रायः द्विसंरचना का गुण दिखाती हैं। जैसे हमने उदाहरण को लिया CONH3 Cl3, तो यहाँ पर कोबाल्ट की प्राथमिक संयोजकता 3 है और द्वितीयक संयोजकता कितनी है, 6 है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है PTNH3 उसके बाद Cl4। अब यहाँ पर जो आपका क्लोरीन है वो 4 बार है, अतः प्लेटिनम की प्राथमिक संयोजकता 4 होगी और द्वितीयक संयोजकता कितनी होगी, 6 होगी। हमने इस बात को भी समझा। आइए हम देखते हैं इसके आगे। अगर हम वर्नर सिद्धांत के और भी उदाहरण की बात करें कि उसमें कैसे प्राथमिक संयोजकता पाई जाती है, तो देखिए जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए हमने लिया है AgCl, तो इसमें जो Ag की प्राथमिक संयोजकता है वह 1 होगी। उसी प्रकार इसे हम कितने लिखेंगे, 1 होगी। उस प्रकार यहाँ पे देखिए जो आपके सामने COCl3 है, इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या 3 होगी। उसी प्रकार यहाँ पे हम बात करें CuSO4, तो जानते हैं कि SO4 पर 2 माइनस होता है, इसलिए यहाँ पर Cu की ऑक्सीकरण संख्या या Cu पर जो वैलेंसी है वो कितनी होगी आपकी, वो होगी यहाँ पर 2। उसी प्रकार हम यहाँ पे अगले उदाहरण की बात करते हैं, तो होगा आपका PTCl4। तो इसमें यदि हम प्लेटिनम की बात करें तो वैलेंसी से कितनी होगी, वैलेंसी होगी 4। तो हमने इस बात को समझा। पहले उदाहरण में हमने देखा कि जो AgCl है उसमें सिल्वर की वैलेंसी 1 होगी। उसी प्रकार COCl3 में कोबाल्ट की वैलेंसी 3 होगी। उसी प्रकार देखिए CuSO4 की कॉपर की वैलेंसी 2 होगी। PTCl4 में क्या होगी, PT की वैलेंसी 4 होगी। तो हमने इस बात को समझा। आइए हम देखते हैं वर्नर सिद्धांत के अनुसार अगले महत्वपूर्ण तथ्य क्या होते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 तथ्य को समझ लिया है। आइए हम देखते हैं अगले तथ्य को। तो अगला जो हमारा तथ्य है वर्नर सिद्धांत के अनुसार, चौथा कौन सा है, चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसमें इन्होंने ये बात को बताया है कि प्राथमिक जो धातु होता है उसमें 2 प्रकार की वैलेंसी होती है। वैलेंसी कितनी होती है, 2 प्रकार की होती है, एक प्राथमिक होती है और एक द्वितीयक होती है। तो धातु की प्राथमिक वैलेंसी जो होती है वह आयनीय होती है। कैसी होती है, आयनीय होती है। और जो धातु की दूसरी वैलेंसी होती है वह अनायनीय होती है। आप कहोगे इसका मतलब क्या है, इसको हम अभी अगले भाग मतलब इसी क्रम में देखेंगे, लेकिन अगले पेज पर देखेंगे, उस पर हम इसे क्लियर यानी स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे। लेकिन इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा,
ये चौथा पॉइंट है कि जो संकुल यौगिक बनाने वाली धातुएं होती हैं उसमें जो प्राथमिक संयोजकता होती है वह आयनीय होती है, अर्थात वह आयनों से जुड़ेगी। किससे? आयनों से जुड़ेगी। और जो धातु की दूसरी संयोजकता होती है वह अनायनीय होती है, अर्थात यह उदासीन आयनों से जुड़ेगी या उदासीन परमाणुओं से जुड़ेगी। तो हमने इस बात को समझा। ये हमारा कौन था? चौथा पॉइंट था। इसमें यह कहा गया था कि जो धातु होता है उसमें प्राथमिक वैलेंसी जो होती है वह आयनीय होती है और जो द्वितीयक वैलेंसी होती है वह अनायनीय होती है। आइए हम देखते हैं अगले महत्वपूर्ण बिंदु को। अब हम बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण बिंदु की। तो पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर ये बताता है, पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर इस बात को बताता है कि जो प्राथमिक संयोजकता होगी, जो प्राथमिक क्या होगी? प्राथमिक संयोजकता होगी। प्राथमिक संयोजकता होगी वह क्या करेगी? वह जो धातु की प्राथमिक संयोजकता होगी वह आपकी ऋणावेशित आयनों, इससे ऋणावेशित आयनों से जुड़ेगी। ऋणावेशित आयनों से जुड़ेगी। अब आइए इसको हम उदाहरण लेकर समझते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण है Cl3 या NH3 कर दीजिए पहले 6 टाइम, उसके बाद यहाँ पे कर दीजिए Cl3। तो पहले आप लोग इस उदाहरण को ध्यान से देखिए और बताइए कि ऋणात्मक भाग कौन है। तो ऋणात्मक भाग कौन है? Cl है। और यहाँ पर उदासीन भाग क्या है? अमोनिया है। तो पहले आप समझिए पॉइंट को, बाद में हम इसको समझाएंगे। आपके सामने एक यौगिक दिया गया है, वह है CONH3 6 टाइम Cl3, ये दिया गया है। अब अगला पॉइंट क्या है? ये जो पांचवा पॉइंट है वह पॉइंट किस बात को बताता है? तो वह पॉइंट इस बात की पुष्टि करता है कि जो धातु की प्राथमिक संयोजकता होगी, जो धातु की प्राथमिक संयोजकता होगी वह ऋणावेशित आयनों से जुड़ेगी। उसके बाद अगला पॉइंट पहले हम देखते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर यह बताता है कि जो धातु की द्वितीयक संयोजकता होगी वह उदासीन आयनों से जुड़ेगी। उदासीन आयनों या परमाणुओं से जुड़ेगी। तो पहले एक बात फिर सुन लीजिए कि पांचवा पॉइंट यहाँ पर इस बात को बताता है कि जो धातु की प्राथमिक संयोजकता होगी वह ऋणावेशित आयनों से जुड़ेगी और जो धातु की द्वितीयक संयोजकता होगी वह उदासीन आयनों से जुड़ेगी। एक बात का यहाँ पर फिर से ध्यान देना कि जो धातु की प्राथमिक संयोजकता होगी अर्थात वह ऋणात्मक आवेशों से जुड़ेगी, उसे हम सीधी रेखा द्वारा लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? उसे हम सीधी रेखा द्वारा लिखेंगे। और जो उदासीन आयनों से जुड़ेगी उसे हम टूटी रेखा अर्थात डॉट लाइन द्वारा लिखेंगे। तो आपने इस बात को समझ लिया। पुनः हम एक बार आपको समझाएंगे ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो पांचवा पॉइंट यहाँ पर इस बात को बताता है कि संकुल यौगिक बनाने में जो धातु प्रयोग की जाती है उसकी या उस धातु की प्राथमिक संयोजकता ऋणात्मक या ऋणावेशित आयनों से जुड़ती है और जब यह जुड़ती है तो इसे हम सीधी रेखा द्वारा लिखते हैं। इसे कैसे लिखेंगे? सीधी रेखा द्वारा लिखेंगे। लेकिन धातु की जो द्वितीयक संयोजकता होगी वह उदासीन आयनों या परमाणुओं से जुड़ती है और उसे हम टूटी रेखा या डॉट लाइन द्वारा लिखते हैं। अब आपके सामने उदाहरण लिया गया है। आइए हम इस उदाहरण से इस बात को स्पष्ट रूप से समझते हैं। जैसे यहाँ पर है कोबाल्ट। अब यहाँ पे अमोनिया कितनी बार? अमोनिया यहाँ पर 6 बार जुड़ा हुआ है। तो अमोनिया कैसा है? यहाँ पर अमोनिया है उदासीन। जो उदासीन होगा उससे हम कैसे? टूटी रेखा द्वारा जोड़ेंगे। तो आप लिखोगे, ऐसे बना लोगे कि यहाँ पे अमोनिया है उदासीन, इसलिए हम इसे टूटी रेखा ऐसे
इस तरह जोड़ेंगे, ऐसे अमोनिया को हम जोड़ेंगे यहाँ पर, ये तो हमने लिख दिया है अमोनिया, ये हो गया अमोनिया, ये सभी क्या है अमोनिया, फिर अणु जुड़ रहे हैं यहाँ पर, ये भी अमोनिया है। तो हमने देखा अमोनिया जोड़ दिया, लेकिन बात आती है जो ऋणावेशित अर्थात क्लोरीन है उसे हम सीधी रेखा द्वारा, इसे सीधी रेखा द्वारा जोड़ेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर प्राथमिक मतलब कोबाल्ट की प्राथमिक संयोजकता कितनी है, तो 1 2 3, और अगर कोई पूछे कि कोबाल्ट की द्वितीयक संयोजकता कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, इस पॉइंट को आप फिर से समझिए कि धातु की प्राथमिक संयोजकता ऋणावेशित आयनों से जुड़ती है, और जब उसे हम जोड़ते हैं तो उसको हम सीधी रेखा द्वारा, ध्यान से देखना, उसे हम सीधी रेखा द्वारा लिखते हैं। देखिए ये भी सीधा है और ये भी सीधी रेखा है। दूसरा पॉइंट देखिए, धातु की द्वितीयक संयोजकता वह होती है जिसमें हम उदासीन आयन या परमाणुओं को जोड़ते हैं। जब इसे हम जोड़ते हैं तो इसे हम टूटी रेखा द्वारा, अर्थात जैसे अमोनिया को देखिए डैश द्वारा लिखा गया है, इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने बात किया वर्नर के उपसह संयोजी सिद्धांत के बारे में। आइए हम देखते हैं अगले महत्वपूर्ण तथ्य को कि अगला हमारा महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। अब हमारा अगला महत्वपूर्ण जो तथ्य है वह है तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना, कि ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। अब पहला प्रश्न तो यहाँ पर यह उठता है कि आखिरकार हम किसे ऑक्सीकरण कहेंगे और किसे अपचयन कहेंगे। तो पहले तो हम समझेंगे ऑक्सीकरण। इसे हम ऑक्सीकरण मतलब इसे हम एक नया नाम देते हैं और इसे भी एक नया नाम देंगे जो होगा अपचयन। तो ये पहला पॉइंट है ऑक्सीकरण। दूसरा है अपचयन, इसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं, ध्यान देना। इसे हम रिडक्शन कहते हैं, रिडक्शन। तो इस बात को आपने समझ लिया। अब देखिए प्रश्न उठता है कि ऑक्सीकरण प्रक्रिया क्या होती है। तो आप कहोगे ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी तत्व अपने में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें या जिसके द्वारा कोई भी तत्व अपने में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। जैसे देखिए सोडियम, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दिया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया, अर्थात यहाँ पर सोडियम का ऑक्सीकरण हो गया है और सोडियम पर धनात्मक आवेश आ गया है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर पोटेशियम ने क्या किया, अथवा देखिए यहाँ पर कैल्शियम ने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, अर्थात कैल्शियम पर 2 प्लस का आवेश आया, अर्थात यहाँ पर कैल्शियम का भी ऑक्सीकरण हो गया है। उसी प्रकार हम बात करते हैं यहाँ पर एल्युमिनियम की। तो एल्युमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन को निकाला और यहाँ पर एल्युमिनियम के पास +3 का आवेश आया है, अर्थात एल्युमिनियम का भी यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ है। उसी प्रकार हम बात करेंगे सिलिकॉन की। तो सिलिकॉन ने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला और यहाँ पर सिलिकॉन का भी ऑक्सीकरण हो गया है। तो हमने इस बात को देखा, अर्थात हमने इस बारे में यह समझा कि अगर कोई तत्व अपने में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है तो उस तत्व का ऑक्सीकरण हो जाता है। जैसे सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, सोडियम का ऑक्सीकरण हो गया। कैल्शियम ने 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, कैल्शियम का भी ऑक्सीकरण हो गया। एल्युमिनियम ने इलेक्ट्रॉन निकाला, उसका भी ऑक्सीकरण हो गया। फिर बात करते हैं सिलिकॉन ने भी निकाला, उसका भी ऑक्सीकरण हो गया। प्रश्न आता है अपचयन क्या है या अपचयन किसे कहते हैं। तो आप कहोगे अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। जैसे क्लोरीन है,
यह ऋणात्मक होती है और इस पर आपने क्या किया है, या होती तो ऋणात्मक है लेकिन आपने क्या किया, अगर क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, क्योंकि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उस कमी को पूरा करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन को ले लेती है। तो अब क्या करेगी, ये क्लोरीन ऋणात्मक हो जाएगी। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर होता है SO4, लेकिन SO4 को अगर हम सही लिखें तो इस पर अभी इस तरह सही नहीं है, इस पर 2 माइनस का आवेश होता है, अर्थात यह 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और इस पर क्या होगा, SO4 माइनस बन जाएगा ऐसे। उसी प्रकार आप देखिए ब्रोमीन को, तो ब्रोमीन में भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। अब इसने ग्रहण कर लिया और क्या लिख दोगे, Br माइनस लिख दोगे। तो आप कहोगे कि अपचयन का मतलब वह होता है, अपचयन का मतलब वह होता है कि जब कोई तत्व एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे तब उसे हम अपचयन कहेंगे। तो आइए हम देखते हैं अगले महत्वपूर्ण तथ्य को। अब हम देखेंगे अगले महत्वपूर्ण पॉइंट को, जो है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन रिएक्शन अर्थात ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, जिसका नाम है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। तो हम इसकी बात करेंगे। देखिए आप कहोगे रेडॉक्स अभिक्रिया अथवा ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं। इसमें कोई भी एक प्रक्रम अकेला नहीं होगा। अगर आप चाहें तो केवल ऑक्सीकरण हो तो ऐसा नहीं होगा, या आप सोचे केवल अपचयन हो तो ऐसा नहीं होगा। अगर होगा तो दोनों अभिक्रियाएं साथ में होंगी। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम रेडॉक्स रिएक्शन अर्थात ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण है 2Cl माइनस और यहाँ पे लिखेंगे +2Na, उसके बाद ये बनाएगा आपका यहाँ पे Cl2 और Na या 2Na ये बना लिया। अब आपको इतनी बात समझ में आ गई है। एक उदाहरण हम और देखते हैं, उसके बाद फिर हम आपको इस बात को समझाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अगला जो उदाहरण समझाएंगे है Cu2+, उसके बाद है आपका Zn, ये ठोस अवस्था में है। उसके बाद यहाँ पे है आपका Cu और यहाँ पे Zn++ है। तो ये दो उदाहरण यहाँ पर लिए गए हैं आपको समझाने के लिए कि रेडॉक्स अभिक्रिया अर्थात ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होती क्या है। तो आपने इसमें मतलब पहले वाले में आइए समझते हैं कि आपको क्या समझना है। देखिए सोडियम है, सोडियम धातु होती है और धातुओं में यह क्षमता होती है, प्रवृत्ति होती है, नेचर होता है कि वे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं। तो सोडियम ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया। सोडियम ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया। जब सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया तो सोडियम के द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन, पहले सुन लीजिएगा, सोडियम धातु है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर करके सोडियम धनायन बना लिया, अर्थात सोडियम पर धनात्मक आवेश आ गया। अब सोडियम द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ने क्या किया, इस क्लोरीन ने सोडियम द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ने ग्रहण कर लिया और ग्रहण करके क्लोरीन ऋणात्मक बना लिया। फिर सुनिएगा, सोडियम ने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा, त्यागने से सोडियम धनायन को बना लिया। अब सोडियम द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को इस क्लोरीन ने ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद ये क्लोरीन बदल गई Cl- में। किसमें बदल गई, Cl- में बदल गई, जो यहाँ पे लिखा है। तो इस पूरे प्रक्रम में जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन अथवा ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। आइए हम समझते हैं जो दूसरा उदाहरण आपके सामने लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए कॉपर क्या है, कॉपर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण मतलब कर दिया है। तो सुनिए यहाँ पर पहले हम समझेंगे जिंक। जिंक क्या होती है, धातु होती है। जिंक ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया। फिर सुनिएगा, जिंक है धातु, धातु में क्या करती है, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया, क्योंकि इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और Zn2+ में बदल गया।
तो जिंक ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया और जिंक 2 पॉजिटिव में बदल गया। अब क्या किया, जिंक द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को कॉपर ने ग्रहण किया। जिंक द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को कॉपर ने ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद ये बदल गया कॉपर 2+ में। जिंक द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को कॉपर ने ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद कॉपर बदल गया आपका कॉपर 2+ में, अर्थात Cu2+ में बदल गया। तो इस उदाहरण में भी आपका ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रम साथ साथ हो रहे हैं। तो आप कहोगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रम साथ साथ होते हैं, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। इस अभिक्रिया में कोई भी प्रक्रम अकेला नहीं होगा। आइए हम समझते हैं अगले महत्वपूर्ण तथ्य को। अब हम बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण तथ्य की। जो अगला महत्वपूर्ण तथ्य होगा वह होगा वह तथ्य होगा आपका संकुल आवेश ज्ञात करना। संकुल आवेश ज्ञात करना कि संकुल यौगिकों के हम कैसे आवेश को ज्ञात करते हैं करना। आइए हम देखते हैं कि संकुल यौगिक के आवेश को हम कैसे ज्ञात करते हैं। इसी क्रम में हम समझते हैं कि संकुल आवेश कैसे ज्ञात करते हैं, जिसमें पहला उदाहरण है आपके पास CuNH3। ये है आपका 4 टाइम्स या कर दीजिए 3 टाइम्स, मान लेते हैं 3 टाइम्स है। और उसके बाद यहाँ पे है आवेश दिया गया है आपका, आवेश जो होता है यहाँ पे दिया गया है, या आवेश अभी छोड़ दें, मतलब हमें आवेश ज्ञात करना है। +2 होता है, लेकिन कैसे होता है आइए हम इस बात को समझते हैं। तो सिर्फ यार दूसरा उदाहरण यहाँ पे दिया गया है CN6 और यहाँ पे हम लिख देते हैं -4, मतलब आवेश लिख देते हैं -4, लेकिन आवेश कैसे निकालते हैं उसी को हम समझेंगे। उसी प्रकार दिया गया है यहाँ पे एक उदाहरण आपका CONH3 3 टाइम और उसके बाद दिया गया है आपका Cl3। क्या दिया गया है यहाँ पर, Cl3। इस पर कोई आवेश नहीं दिखा रहे हैं। तो आइए हम समझते हैं कि संकुल आवेश को हम ज्ञात कैसे करते हैं। आइए हम इसको समझने के लिए देखते हैं पहले उदाहरण को। तो कॉपर है, कॉपर का जो आवेश होता है वह कितना होता है, धनात्मक आवेश, मतलब +2 होता है, याद करना। यहाँ पे ये संक्रमण धातुएं हैं, ये परिवर्ती संरचना को दिखाती हैं, तो यहाँ पे +2 होगा। ये जो अमोनिया है, अमोनिया कैसा है, उदासीन लिगेंड है, तो इसको हम जोड़ेंगे और हमें क्या चाहिए, संकुल आवेश चाहिए। तो यहाँ पर अगर घटाओगे तो कितना आएगा, +2 आएगा, अर्थात यहाँ पर जो आवेश आया है कितना है, +2 है, अर्थात यहाँ पर आवेश दिया गया सही है। बात करते हैं इसकी, तो Fe का जो होता है वो होगा आपका, इसके मतलब जो बैलेंसी होती है +2 होती है। और यहाँ पे साइनाइड है, कई बार है 6 बार, तो -6 कर दोगे। अब तो 4 लिखा गया है, देखो सही है गलत है चेक करिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 0। आवेश से कोई मतलब अभी हमको नहीं है, क्योंकि हमको ज्ञात करना है आवेश, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब ये है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पे आएगा -4 आएगा, अर्थात आवेश कितना निकल गया, -4 निकल कर आया। अतः दिया गया आवेश क्या है, सही है। हम बात करते हैं इसकी, तो कोबाल्ट जो होता है उसके मतलब उसकी जो बैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 3 होती है, +3 होती है या +3 होती है। और उसके बाद यहाँ पे अमोनिया 3 बार भले है, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि आवेश इसका 0 रहता है। और यहाँ पे देखिए अगला क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन कई बार है, 3 बार है, तो 3 और 3 घट जाएंगे, तो क्या आंसर आएगा, 0 आएगा, अर्थात इस पर कोई आवेश नहीं होगा। तो हमने देखा महत्वपूर्ण तथ्य को कि संकुल आवेश कैसे ज्ञात करते हैं। आइए एक बार हम समझते हैं। यहाँ पर है Cu, यहाँ पे NH3, तो Cu पर जो बैलेंसी होती है, मतलब संयोजकता होती है, वह +2 होती है। अमोनिया क्या है, उदासीन लिगेंड है, अर्थात 0 आपने कर दिया है। और यहाँ पर ये भले 3 बार इसको इसमें लेना देना है नहीं, तो आप घटाओगे तो कितना आएगा आपका, मतलब जोड़े घटाएंगे तो आपको +2 आएगा। उसी प्रकार Fe के बाहरी कोष में
2 इलेक्ट्रॉन अर्थात इसकी वैलेंसी 2 होगी, प्लस का 2 लिखा हमने, Cn 6 बार है, माइनस 6 लिखा और बराबर करके 0 कर दिया। फिर अब देखिए, अब इसको घटाएंगे हम तो माइनस का 4 आएगा। तो आपको यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद हम कहेंगे ये वाला, तो कोबाल्ट के बाहरी कोष में 3 होता है अर्थात बैलेंसी इसकी 3 होगी, और ये उदासीन लिगेंड है तो हमने 0 लिख दिया। और यहाँ पे Cl 3 बार है, -1 होता है इस पर, इसलिए हमने -3 कर दिया, घटाने पर 0 आ गया। तो हमने देखा संकुल आवेश को कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में हम देखेंगे अगले महत्वपूर्ण तथ्य को।